मेरी एक्चुअली 9-10 की थोड़ी सी यूनिक स्टोरी है। तो आपने 9 तो 10 में कोई फाउंडेशन के क्लासेस वगैरह कुछ नहीं किया? मेडिकल चॉइस था क्योंकि मेरे पेरेंट्स को चाहिए था कि अच्छा डॉक्टर बने। मैंने पेस में लगाई थी, यहीं पे पेस अकेडमी। तो वहाँ पे मेंटरशिप का पॉइंट जो था ना सबसे वैलिड था। मेंटरशिप काफ़ी स्ट्रांग थी वहाँ पे। जब वो सेल्फ डाउट आना शुरू हुआ तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? कोई एक ना एक एक्टिविटी चलते रहती है। अच्छा। आई वुड से हाँ, लाइक होनी भी चाहिए, लाइक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं अपन उसको, स्ट्रेस रिलीवर काम करते। सो दैट टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, रात में मैं घर में रहता था, सो आई यूज्ड टू गो टू माय पेरेंट्स एंड टेल देम एवरीथिंग। 11th स्टैंडर्ड की हम लोग ने एग्ज़ाम दे दी, इसके कॉलेज एग्ज़ाम दी। हाँ, तो उसके हम लोग को मार्क्स आ गए। तो वहाँ पे आपके कैसे थे मार्क्स? आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वहाँ पे कि फिर वहाँ पे थोड़ा डिप दिख रहा था? लाइक अगर आपसे बेसिक वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे, हाँ सो के थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, आपको पुश करना है, आपकी लिमिट से पुश करनी है आपको कि आप कंप्लीट कर सके वो सिलेबस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अमन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिफ्रेम में। आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग जर्नी पे जाने वाले हैं। ये जर्नी उन लोगों के लिए होगी जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, और या फिर उनके पेरेंट्स भी ये पॉडकास्ट देख सकते हैं। तो आज का हमारा पॉडकास्ट का टाइटल होगा क्रैकिंग जेई स्ट्रैटेजीज एंड माइंडसेट फॉर सक्सेस। तो हमारे साथ आज के जो गेस्ट है उनकी बहुत एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। उस जर्नी पर हम जाएंगे और उनसे जेई के प्रिपरेशन के बारे में सब कुछ समझेंगे। जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनका जेई एडवांस का रैंक, ऑल इंडिया रैंक 217 और जेई मेंस में उनको 99.63 परसेंटाइल आए थे। सो प्लीज़ वेलकम, स्वागत कीजिए प्रेषित वारकी। स्वागत है प्रेषित आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हो? बढ़िया। कैसा था आज का दिन? ठीक ही था। अच्छा था। आपका आज मंडे टायरिंग नहीं था कि चिली है घर पे ही? चिली है हमारी, लाइक अभी छुट्टियां ही चल रही है। सो विंटर है ना, हाँ। दिसंबर में छुट्टियां चलती है। अभी फर्स्ट टाइम अभी करके आया हूँ मैं जस्ट, सो आईआईटी रुड़की में। हाँ। सो चिली है अभी बेसिकली। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया, अभी थोड़ा एक टेस्ट भी आ गया है कि कैसी इंजीनियरिंग की जर्नी रहेगी। अभी कैसी होगी वो सब, अभी घर पे अभी थोड़ा आराम चाहिए। सही बात, बढ़िया। तो आज हम ये समझना चाहेंगे कि जो अपनी जेई की जर्नी रही आपकी 2 इयर्स की, 11th और 12th की, वो आपने कैसी करी, उसमें क्या स्ट्रैटेजीज थी, कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए, आपका कैसा प्लान था, ताकि जो हमारी ऑडियंसेस है उनको ये समझ पाए कि एक टेम्पलेट हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी जो जर्नी उसको एज अ टेम्पलेट अगर ले, एज अ टेम्पलेट अगर ले कि हाँ ये एक तरीका था, ये चीज एंड टू एंड ऐसा करेंगे तो होता है, मतलब पॉसिबल है जेई को क्रैक करना। हाँ, आपका एक्सपीरियंस क्या था वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें कि क्या कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करी आपने, क्या आपका प्लान था, ताकि कोई जो अभी नया कर रहा है उसने कैसे फॉलो करना चाहिए, वो अपनी स्ट्रेटजीज आपके एक्सपीरियंस से चेंज कर सकता है। या फिर जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो अगर उनको इसमें से उनके कुछ आंसर्स मिल जाए तो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी। तो हम लोग इसको आपके 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते है ना, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं 10th में होते हैं, वहाँ से देखते हैं कि आपने कैसे चॉइस किया। तो आपने 10th कहाँ से करी? अच्छा, तो बेसिकली मैंने 10th पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल से किया, यहीं पे जलगांव से। हाँ। एंड मेरी एक्चुअली 9-10 की थोड़ी सी यूनिक स्टोरी है क्योंकि मेरी 9-10 के समय कोविड था। सो मेरा 9th एंड 10th पूरा घर पे गुजरा है। ओके। ऑनलाइन गुजरा है इन द सेंस। सो अगर हम इसको जेई के थ्रू जोड़े, सो बेसिकली व्हाट आई वुड से इज कि 10th का जो पूरा टाइम है ना, वी स्पेंट ऑन मतलब ऑनलाइन ही चले क्लासेस, तो ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है बेसिकली ऐसा। 9-10 की 9-10 कोविड में था। हाँ, कोविड में के दोनों। हाँ, ठीक है। सो बेसिकली तब मेरे को एक्चुअली पता चला आईआईटीज़ नाम से कुछ होता है इन 9th स्टैंडर्ड। या ऑनलाइन ही पता चला है सब, क्योंकि जो आईआईटीज़ के कैंपस है उसके बारे में लोग वीडियो डालते हैं, जो लाइक मेरे सीनियर्स भी हैं, उनसे भी बात होती रहती थी तब। सो लाइक आई वुड से कि जो इनिशियल जो ये था ना कि जेई करना पड़ सकता है अपन को, ये 10th में मतलब डेवलप हुआ अपने आप। एंड 10th के बाद जो 11th 12th है मैंने गोदावरी से की थी। ओके। एंड तो जो मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा कि ये एक यूनिक है
यूनिक इन द यूनिक तो नहीं बट एक रेयर सिचुएशन है क्योंकि हाँ, सही बात है। इसीलिए क्योंकि जनरली लोग जेई की प्रिपरेशन फाउंडेशन मतलब 5th स्टैंडर्ड 6th और मे बी 8th से शुरू कर देते हैं कि नहीं यार जब हम लोग जेई में जाएंगे तो थोड़ा आसान होगा। वेयर उस कंपैरिजन में आपकी थोड़ी जर्नी अलग है कि आपको 9-10 में पता चला, मतलब आपका पहले से ऐसा वो था भी नहीं कि जेई करनी है, या फैमिली में से भी किसी ने बोला नहीं कि आपको जेई करना है या इंजीनियरिंग करनी है फॉर दैट मैटर, या इंजीनियरिंग करना इंजीनियरिंग भी ऐसा कुछ नहीं था, फिक्स नहीं था। लाइक मतलब मेरा ऐसा चल रहा था इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है एट दैट टाइम, इन 9th और 10th 9th बेसिकली। ओके, तो यू आर नॉट श्योर बट इन दोनों में से कुछ एक चूज करना था आपका। सही बात। ठीक है, तो आपने 9th और 10th में कोई फाउंडेशन के क्लासेस वगैरह कुछ नहीं एक्चुअली तब पता चला। अच्छा, आपको पता ही चला था, राइट। सो फाउंडेशन का कोई लाइक था ही नहीं दिमाग में। तो वही नॉर्मल जो अपने कोचिंग रहते हैं 9th और 10th के वो आपने किए और 10th आपकी बोर्ड्स दिए और कंप्लीट की। तो आपका सीबीएसई बोर्ड होगा, राइट? हाँ, सीबीएसई से। तो 10th आपने यहाँ से जलगांव से कंप्लीट कर लिया। और फिर उसके बाद में 11th और 12th गोदावरी कॉलेज से किया। और कोचिंग मैंने पेस में लगाई थी, यहीं पे पेस एकेडमी। अच्छा, पेस जलगांव, IITM पेस जलगांव। तो वो कैसे आपका पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको 10th में कितने मार्क्स आए? 10th में तो आई गेस 95 पॉइंट कुछ तो थे, 95 पॉइंट समथिंग। सो ऐसा था क्या कि इतने परसेंटेज आए इसीलिए जेई वगैरह, मतलब वाज द परसेंटेज द डिसाइडिंग फैक्टर था वो या नहीं? नहीं, परसेंटेज वाज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। लाइक मैंने जेई इसलिए चूज़ किया क्योंकि आई वाज लाइक काइंड ऑफ मेरा मैथ्स सब्जेक्ट काफ़ी पसंद है, अभी भी बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, सो दैट्स व्हाई आई चूज़ कि मैं मैथ्स में ही रहूँगा यार कुछ भी एट द एंड ऑफ द डे। तो इसलिए फिर ऑटोमेटिकली मेडिकल एलिमिनेट हो गया। तो बचा जेई, तो फिर उसके साथ कंटिन्यू किया। हाँ, मेडिकल चॉइस था क्योंकि मेरे पेरेंट्स को चाहिए था कि अच्छा डॉक्टर बने। ओके। बट वो इवेंचुअली दे अग्रीड कि नहीं यार तेरे को जो पसंद आता है वो करे। तो फिर उसके बाद की जर्नी की सिलेक्शन, उसके बाद एक बहुत बड़ा जर्नी है जो मुझे मतलब बहुत बड़ी स्टेप लगती है आफ्टर 10th की, आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट। इट इज़, मुझे लगता है इट इज़ इक्विवेलेंट टू चूजिंग एन IIT, क्योंकि आपको एक एग्ज़ाम देनी है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उससे आपका डिसाइड होगा। तो आपने कौन सी एग्ज़ाम्स दी थी और कैसे हुआ आपका वो वाला पार्ट बता सकते हैं 10th के बाद वाला? सो 10th के बाद जो बेसिकली छुट्टियाँ होती है उसी टाइम पे सारी एग्जाम्स होती है। सो एग्जाम्स तो मैंने लाइक ऑलमोस्ट जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस थे सारे दिए थे। अच्छा। एंड जो लाइक बाहर भी जाते हैं, लाइक इन द सेंस कोटा के हो गए, जो फेमस जो भी कोचिंग्स है उनके भी एग्जाम्स दे के रखे थे। ऑप्शन होना चाहिए। फिर लाइक मेरे फैमिली के साथ भी डिस्कस किया थोड़ा सा, एंड देन वी थॉट कि लाइक मेरे जो सीनियर्स थे उनसे भी बात की जो कोटा में जाके रह चुके हैं। एंड देन वी डिसाइडेड कि लाइक प्रेशर जो है कोटा का वो कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि जलगांव में रहते हैं। एंड जलगांव में फिर मैंने कोचिंग्स जो एलिमिनेट किया बाय चांस कि सबसे बेस्ट टीचर्स कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि पेस में जाते हैं, वहाँ पे IITians थे टीचर्स, एंड लाइक वहाँ पे जो फैकल्टी है उसका नाम भी काफ़ी सुना हुआ था। अच्छा। इसलिए तो वहाँ पे मेंटरशिप का पॉइंट जो था ना सबसे वैलिड था, मेंटरशिप काफ़ी स्ट्रांग थी वहाँ पे। ओके। तो जो आपने बोला कि आप बाहर इसीलिए नहीं गए क्योंकि आज आप कंफर्म करना इस बात को कि इज इट सो कि वहाँ पे आजकल आप देखते बहुत मेंटल प्रेशर होता है, या फिर फैमिली से दूर रहता है तो खाना भी एक बोल लो एक फैक्टर, दूसरा फैमिली का इमोशनल सपोर्ट या वो नहीं रहता है, तो उसमें भी अगर आप डिमोटिवेट हो रहे तो नहीं उठ पाते हो, फिर से वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। क्या ये सारे रीजंस थे? हाँ, ये सब तो रीजंस थे ही, क्योंकि इवेंचुअली तो आपको मूव आउट करना ही है घर के बाहर। राइट। लेकिन अगर आप 11th के टाइम पे मूव आउट करते हो तो आपको वो सारा साथ में मैनेज करना है। लाइक अभी मेरे लिए बेटर है क्योंकि मैं कॉलेज कर रहा हूँ, सो इट्स नॉट एज डिमांडिंग। जब जेई कर रहे होते तब आपका पूरा टाइम जेई पे फोकस होना चाहिए। एंड अगर आप इसी में आपका टाइम स्पेंड हो रहा है कि लाइक मेरा खाना का सिचुएशन, रहने की सिचुएशन, सो दैट इज लाइक काइंड ऑफ दिमाग को वो चैलेंजिंग है। सही बात कि 10 जगह पे प्रीऑक्यूपाइड रखती है वो दिमाग को किसी जगह कि भाई मेरा यही सिचुएशन सॉर्ट नहीं हो रही, मैं पढ़ाई क्या करूं। राइट। सो दैट्स व्हाई आई तो फिर आपने जलगांव में आ गए, और जलगांव में जो इंस्टीट्यूट्स आपको आपने देखा कि आप उसमें सिलेक्शन का पैरामीटर था कि कहाँ पे आपको बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं? हाँ, बेसिकली टीचर्स का ही था मेन पॉइंट, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट। अब एक रेट्रोस्पेक्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि अब आपकी जर्नी हो गई है कि आपने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया लगाया,
क्या ये इम्पॉर्टेंट है? मतलब आपने जब बोला कि टीचर्स कहाँ अच्छे हैं, उसका मतलब क्या ये है कि IIT के होने चाहिए, NIT के होने चाहिए, या टीचर अच्छे होने चाहिए? मतलब उनको वो जो सिखा रहे वो मुझे आ जाए, मुझे करते आए वो चीज़ें, मतलब क्या किस बेसिस पे टीचर को इवैल्यूएट करना चाहिए? आई वुड से कि जो बेस्ट तरीका है ना कि टीचर्स को इवैल्यूएट करने का है, वो उनके पास्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कीजिए। ओके ओके। क्योंकि जनरली आप देखेंगे ना, जो रिव्यूज़ जो स्टूडेंट्स देते हैं वो जनरली ऑन द पॉइंट रहता है। हाँ 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 हाँ। एंड अगर मेजॉरिटी ऑफ लोगों को वो टीचर्स का समझ में आ रहा है तो जेन्युइनली वो टीचर अच्छा ही होगा। ओके ओके। आई गेस कि वो IIT से या NIT से वो मैटर नहीं वो करता, नहीं करेगा इतना। ये ज़्यादा मैटर करता है कि वो पढ़ा पा रहा है। अच्छा, बट अगर वो IIT NIT से तो इट इज एन एडवांटेज, या क्योंकि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस आपको बताएगा। उन्होंने वो जर्नी जो आप यस स्टार्ट करना चाह रहे हो वो उन्होंने वो कर चुके हैं, वो कंप्लीट मोर और लेस सक्सेसफुली। मतलब जो ऑब्जेक्टिव जेई का है, NIT IIT जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, इसलिए वो एक एड ऑन होगा, बट इट इज़ नॉट वो एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन हो सकती है कि आ गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो जब आपने कोच वो ज्वाइन कर लिया, मतलब अभी आप पहुंच गए हो 11th में और आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, पेस ज्वाइन कर लिया है, और साथ में आपने कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बाहर से ज्वाइन किया, तो वहाँ से आप कर रहे हो। अब जब आप ज्वाइन कर लिया है तो एक चीज़ जो होती है कि स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स चलते हैं उसमें जो पढ़ाई होती है और जो हमारी 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई होती है, बोर्ड्स की पढ़ाई, जहाँ पे हम लोग को रटना है एक तरीके से, और जाके, और हाँ सॉरी मैं ये क्वेश्चन में जाने के पहले एक चीज़ बता दूं कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया, इवैल्यूएट करना टीचर्स को, उसको प्लीज़ गलत तरीके से नहीं लेंगे हम लोग। हम बस एक समझ रहे कि टीचर्स को इवैल्यूएट मतलब वी आर नॉट दैट बिग कि हम टीचर्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि हमको समझना है कि कौन से कोचिंग में जाना है, तो मेरे लिए कौन से टीचर्स बेटर रहेंगे, तो वो हम उसमें से बोलना चाह रहे हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हम लोग 11th में आ गए, कोचिंग ज्वाइन कर लिए। अब इसके बाद में 10th तक की जो पढ़ाई थी हमारी, रटना है और सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आएंगे, वो वहाँ पे छोड़ देना, वहाँ पे जाके मतलब निकाल देना है सब, जो भी याद किया था लिख देना है। वेराज आप जैसी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो पढ़ाई है वो उसका थोड़ा अलग हो जाता है, वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है, तो वो कॉन्सेप्शन क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो वो डिफरेंस के बारे में क्या आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आपको वो डिफरेंस लगा एक बहुत? हाँ, वो एक्चुअली लगता है लाइक जो 11th में हम स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग के चैप्टर से आपको वो फीलिंग आने लगती है कि दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज नॉट बोर्ड की पढ़ाई नहीं है कि आपको रटना है। यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स, लाइक इन द सेंस आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। लाइक एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। श्योर, एग्जांपल्स तो बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स में हमारा जो पहला लाइक ग्रुप ऑफ चैप्टर्स है वो है मैकेनिक्स चालू होता है। मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट कि आपका एप्लीकेशन टेस्ट हो रहा है। इट इज़ नथिंग कि मैंने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ ली और मेरे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। वो फोर्स के एप्लीकेशन, फिर उसके इफेक्ट्स क्या हो रहा है, ये सब आपको सोचना पड़ता है। सो दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम 10th। एंड स्टार्टिंग में फील होता है यू नो कि जैसे ही स्टार्ट करते हैं कि दिस इज कुछ तो अलग है। कुछ तो अलग है। वो मोस्टली ये है कि भाई यहाँ पे रट के सीधा वो आंसर नहीं देने, रटना तो हो सकता है कुछ पार्ट, बट पहले तो समझना है चीज़। हाँ, समझना ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। तो वो एक सिग्निफिकेंट आपको एक लगा। हाँ, सही बात। एंड यू हैव टू डेवलप योर माइंड इन द सेंस कि मेरे को रटना नहीं है, मेरे को समझना है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की आई वुड से। लेक्चर्स में समझना है, रटना नहीं है। इसको और ग्रैन्युलर मतलब और छोटे इस पे लेके जा रहा हूँ, वो ये कि ये जब हम लोग को एक एक्सपीरियंस आता है, तो अब क्योंकि आदत तो उस चीज़ की है इतने टाइम से, अब ये दूसरी मतलब मेथड ऑफ लर्निंग चेंज करना है। मेथड ऑफ लर्निंग पहले अलग थी, अब तो पूरी बहुत एक सडन शिफ्ट आने वाला है। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया? मतलब पहली बात तो ये कब आइडेंटिफाई हुआ? क्या ये आपको टीचिंग के टाइम आइडेंटिफाई हुआ या कोई टेस्ट के टाइम पता चला? ये लाइक ऐसा कुछ कोई सडन पॉइंट अपन बोल नहीं सकते। इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज। आई वुड से कि 3-4 महीने आपको स्टार्टिंग में यही चेंज करने में लगता है। एंड दैट्स व्हाई लाइक वो ग्रेजुअल चेंज बोलूँगा मैं इसको। ठीक है। तो उसको चेंज को ग्रेजुअली मैनेज कैसे, मतलब वो मेथड ऑफ लर्निंग को चेंज करने में कुछ प्रोसेस थी या वो धीरे धीरे आ जाता है अपने आप ही? क्या मतलब आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना बेटर है आपके लिए इन दिस सेंस आई वुड से, क्योंकि टेस्ट से आपको समझ में आता है कि चल क्या रहा है। ओके। सो आई वुड से कि टेस्ट ज़्यादा देना करे, क्योंकि उससे आपका दिमाग अडेप्ट होता है बेसिकली। ठीक है। तो
मतलब मैं समझाओ कि मुझे बताना सही कि वो जो मेथड ऑफ लर्निंग जो चेंज हो रही है पहले और अभी में, उसमें अगर आपको न्यू मेथड ऑफ लर्निंग को अडेप्ट करना है, जो सीखने का तरीका उसको अडेप्ट करना है, तो सिंपल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को करते जाओ तो इवेंचुअली आपको आ जाएगा। सिमिलर टू जैसे हम साइकिल सीख रहे बचपन में फॉर एग्जाम्पल, जितना पहले नहीं आ रही है उतना बेटर रहेगा आपके लिए। पहले आप गिर जाते हो, साइकिल से नहीं आता है, फिर आप जितनी और प्रैक्टिस करते आ जाते हो। तो सिंपल है, वही आपको करना है। आपको वहाँ पे डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, पैनिक नहीं करना, राइट? मतलब उसको बेटर तरीके से हैंडल करना है। पैनिक इज लाइक टोटली रॉन्ग, है ना, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है। फिर वहाँ पे अगर आप बैकआउट कर लो तो मे बी इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू बैकआउट, और एक्सपीरियंस अभी बाकी है, आई डोंट नो, मे बी, है ना। तो वहाँ से एक तो ये मेथड ऑफ लर्निंग चेंज हो गई। फिर आपने बताया कि आप प्रैक्टिस के साथ वो सीख जाते हो। सही बात। अब ये जो जर्नी स्टार्ट हो गई है, हम लोग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, इवेंचुअली टेस्ट होंगे, 6 मंथली टेस्ट होंगे जहाँ पे और थोड़ी ज़्यादा पोर्शन आएगा टेस्ट में, फिर और पोर्शन, ऐसा सिलेबस बढ़ते जा रहा है। जो आपको टेस्ट दे रहा है उसमें सिलेबस बढ़ते जा रहा है। तो क्या ऐसा पॉइंट आया स्टार्टिंग जर्नी में 11th में जहाँ पे आप, क्योंकि 10th में तो हर किसी को लगता है ना कि मैं अपने यहाँ का टॉपर हूँ, हर कोई, क्योंकि 95% वाले ही होंगे आपके आसपास, तो सब 95, 90 सब 90 तो लग रहा, और अपने को 95 तो अपने को तो लग रहा है कि हम तो टॉपर है, हम तो मतलब मचा देंगे, फोड़ देंगे। बट वहाँ पे आपके साथ और भी बहुत सारे 90% वाले स्टूडेंट्स अपने अपने बोर्ड्स के होंगे जो पढ़ रहे होंगे, और आप भी पढ़ रहे थे। तो जब आपने टेस्ट देना शुरू किया तो क्या ऐसा टाइम आया जहाँ पे मार्क्स नहीं आ रहे, तो अब लग रहा है कि आप मार्क्स नहीं आ रहे तो आपको लग रहा है कि खुद पे डाउट करना स्टार्ट किया कि मुझे आ रहा है कि लो फेज हो गया। हाँ, मतलब सेल्फ डाउटिंग शुरू होता है क्या? होता है वो, लाइक जेन्युइन एंड आई गेस 2 साल की जर्नी है, काफ़ी लंबा टाइम है, सो मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है। मेरे साथ भी हो चुका है, आई वुड से। तो मतलब 11th में आपको ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ये जो था डाउन वाला, कि वेयर यू स्टार्टेड डाउटिंग योरसेल्फ, योर कैपेबिलिटी? 6 महीने के बाद जब लाइक सिग्निफिकेंट पोर्शन हुआ था, जब मेजर टेस्ट होती है हमारे यहाँ पे, उसे मेजर टेस्ट बोलते हैं। सो दैट टाइम आई वुड से कि हाँ हो रहा था। और एक्चुअली कोचिंग का एक इसमें पॉइंट बोलूँगा मैं कि वहाँ पे जो टेस्ट होते हैं वो ऑल इंडिया कंपैरिजन होता है, ऑल इंडिया रैंक लिस्ट आते हैं। अच्छा। सो फिर उससे आपको और बेटर आइडिया आता है। टेस्ट ऑल इंडिया होती है? नहीं, जो लाइक मेजर टेस्ट होता है वो ऑल इंडिया होती है। सो फिर आपको बेटर ये आपको पर्सपेक्टिव मिलता है कि जो फाइनल एग्जाम देना है उसमें मेरी सिचुएशन क्या चल रही है। सो स्टार्टिंग में उसके रैंकिंग देख के आता है डाउट कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा पुशअप करना चाहिए मेरे को एफर्ट्स को, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड है वो रैंक नहीं आ रही है। तो फिर जब वो सेल्फ डाउट आना शुरू हुआ तो उसको आपने कैसे हैंडल किया? कि क्योंकि लो तो फील हो गया, अब उसमें से निकल के आगे भी जाना है, तो क्या चीज़ें थी जो आपने करी? एक्चुअली अभी मैं अगर इसमें सजेशन दूँ मेरा, तो आई वुड से कि आप ना ज़्यादा उसको सीरियसली मत लो। व्हाट आई वुड से इज़ कि आप जो आपकी मिस्टेक्स है ना उस पर ज़्यादा ध्यान दो। डोंट थिंक कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, थिंक कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओके लाइक बीइंग पॉजिटिव यू कैन से। राइट। एंड आई वुड से कि थिंक अबाउट इट प्रैक्टिकली। लाइक डाउट्स है आपके, जो कॉन्सेप्ट्स है वो वीक है, तो आप टीचर्स से मिलिए एंड उसको क्लियर आउट करना स्टार्ट कीजिए। जितना जल्दी आप वो कर रहे हो आपकी जेई जर्नी उतनी इजी बनते जाती है। ओके। तो ये तो हो गया एकदम सेन तरीके से, समझदारी से एक प्रॉब्लम को अप्रोच करने के आपने प्रैक्टिकली पैरामीटर्स बताए कि ऐसे करो। बट इसके बावजूद क्या होता है ना, ये तो मतलब लोगों को अभी बहुत स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने ये बात सुनी होगी, प्रॉब्लम ऐसे करना, बट जब आप करने जाते नहीं हो पाता, फिर से चैलेंज आता है। तो क्या अदर देन ये तो एक स्टैंडर्ड अच्छा सॉलिड तरीका है अप्रोच करने का, बट क्या इस चीज़ के अलावा आप कुछ कर रहे थे जो, ताकि आप जैसे फॉर एग्जांपल मेडिटेशन हो गया, मे बी आपको स्पोर्ट्स खेल रहे थे साथ में, ताकि आपको कभी कुछ लो फील हो रहा है तो आप वो खेल लो एंड देन यू कम बैक अगेन? लाइक एवरीवन हैज देयर ओन प्रेफरेंसेस इन दिस, मैं बोलूँगा, पर कोई एक ना एक एक्टिविटी चलते रहती है। आई वुड से लाइक होनी भी चाहिए, लाइक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं अपन उसको, स्ट्रेस रिलीवर काम करती है। दैट इज लाइक इम्पोर्टेंट आई वुड से, एटलीस्ट मेन एग्जाम के टाइम पे नहीं, लेकिन जर्नी के टाइम पे होना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो आप क्या कर रहे थे, अगर आप शेयर कर सकते हो? अच्छा, मैं बेसिकली बोलूँ तो मैं कभी कभी बैडमिंटन खेल लेता था, कभी कभी क्रिकेट, बेसिकली स्पोर्ट्स खेल लेता था। स्पोर्ट्स खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे।
दैट वाज माय स्ट्रेस रिलीवर आई वुड से। हाँ। और फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको एक जेन्युइन आपको एक स्ट्रेस रिलीव होता था, आप रिफ्रेश फील करके रिस्टार्ट करते थे, सही है ना। एंड एक और इसमें मैं ऐड करूँगा, कभी कभी ऐसा होता था कि लाइक टाइम ही नहीं मिलता था, सो दैट टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू इज रात में मैं घर में रहता था, सो आई यूज्ड टू गो टू माय पेरेंट्स एंड टेल देम एवरीथिंग, जस्ट क्लियर आउट जो भी है ना दिमाग में सब बोल दो। वाओ। एंड फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स यूज्ड टू हियर मी आउट एवरीथिंग एंड दे यूज्ड टू गिव मी जेन्युइन एडवाइस कि अब ऐसा कर। दैट वाज लाइक बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर। बहुत अच्छी बात बोली, थैंक यू, आपने ये बात आप लाए हो कि यू मतलब आपने आपके पेरेंट्स को जो बात करी, आपने उनके साथ एक थेरेपी कर ली। हाँ, काइंड ऑफ थेरेपी। आपने जो भी मन में था, जो भी टेंशन था, जो भी कुछ सोचना नहीं, बस जो भी है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको जाके आपने बोल दिया और वो उन्होंने सुना, सब कुछ सुना और फिर ओके कि सजेशन देते थे आपको उसके ऊपर कि ये कर सकता है तू, सजेशन देख मे बी ऐसा फोर्स नहीं करते थे, हाँ, बस एक सजेशन कि देख ले तेरे हिसाब से ये हमको लग रहा है, ये तेरे सुन के ऐसा लगा हमें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे बहुत से स्टूडेंट्स जेईई का देखते हैं हम लोग कि फिजिकल एक्टिविटी करने को टाइम कहाँ है, क्लासेस चल रहे हैं, घर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, अगला दिन शुरू हो जा रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ये एक चीज़ है। तो हर किसी के लाइफ में मे बी नहीं हो सकता कि पेरेंट्स उतने सपोर्टिव हो या वो ये चीज़ समझ के उतना जो स्टूडेंट को एक्सपेक्टेड है वैसा रिप्लाई कुछ कर पाए। तो कोई कॉन्फिडेंट आपके लाइफ में ले लो, कॉन्फिडेंट जो जिससे आप बात कर सकते हो, आपका फ्रेंड हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है ना। सही बात। तो ये बहुत एक अच्छा चीज़ है स्ट्रेस रिलीवर, क्योंकि बात करने से और अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी चीज़ आपने ये शेयर की। तो आप इसको ऐसे टैकल कर दे फर्स्ट। तो एक और चीज़ कि यार 11th में तो यार इतनी तो समझ ही नहीं होती कि किसको जाके, तो ये आपको कैसे मतलब नेचुरली आया? दिस इज ऑल हिट एंड ट्रायल। ये मैं आपको 2 साल के बाद बोल रहा हूँ, लेकिन ये तब पता नहीं होता। दिस इज लाइक कभी ये करके देख लिया, कभी वो करके देख लिया, तो उससे आपको कि यार ये पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, कभी फ्रेंड से बात कर ले, जैसा भी जो भी आपको लग रहा है कि सेफ है एनवायरनमेंट और सही आपको फीडबैक देगा, डेविएट नहीं करेगा या जो भी है एक्साइटमेंट नहीं होगी। हर एक के लिए अपनी अपनी सिचुएशन अलग होती है, सो राइट एवरीथिंग इज हिट एंड ट्रायल आई वुड से। यस बट आप ये फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द थिंग। और दूसरा है कि किसी से बात कर लो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपके जो भी आपको लग रहा है सब उसको बता दो, बस बता दो, सिंपल बोल दो, जो भी मन में आ रहा है बोल दो बस, दैट इज वो भी एक बहुत स्ट्रेस रिलीवर जैसा हेल्प करेगा आपको। तो ये 2 चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। अब आगे जाते हैं, और जैसे अब हो गए, अब मेजर टेस्ट हो गए, तो चैलेंजेस आए तो हम लोग ने उसको ऐसे हैंडल किया। फिर इसको थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करते, 11th की एग्ज़ाम हो गई समझो, 11th स्टैंडर्ड की हम लोग ने एग्ज़ाम दे दी, इसके कॉलेज एग्ज़ाम दी, तो उसके हम लोग को मार्क्स आ गए। तो वहाँ पे आपके कैसे थे मार्क्स? आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वहाँ पे कि फिर वहाँ पे थोड़ा डिप दिख रहा था? दैट वाज लाइक एवरेज ही था, इतना कुछ था नहीं, मतलब कंपेयर टू जो हम लोग 10th में परसेंटेज लेके आ रहे थे उससे नहीं, उससे थोड़ा सा कम था, आई वुड कम ही था। मतलब क्या आप शेयर कर सकते हो क्या कि क्या परसेंटेज? एग्जैक्ट परसेंटेज तो याद नहीं, अराउंड लेकिन 90 से कम थे आई वुड से। हाँ, 90 से कम ही थे। हाँ, तो लाइक उस पे फोकस था ही नहीं। हाँ, मेजर फोकस पूरा कोचिंग पे था, कोचिंग पर ही था आपका। तो वहाँ पे जब आपने 11th की जब एग्ज़ाम दी तो उतना नहीं लगा, तो उससे कोई फ़र्क इतना कुछ है नहीं, ठीक है, वो बेरेबल था कि हाँ ठीक है हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो कम हो गया। तो अगेन वो स्टूडेंट्स को इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं, अगर किसको आ रहा भी है कम, 11th में आई भी है तो ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको 11th की एग्ज़ाम में आपके कम परसेंट आएंगे, कंपेयर करने की ज़रूरत टोटली डिफरेंट, क्योंकि पेपर ही अलग है, तो पैटर्न्स ही अलग है, एमसीक्यू और ये रिटन पेपर है, सो डिफरेंसेस आएगी, दैट इज लाइक आपको दिमाग में रखना है। तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपका बच्चा अगर 10th में या बच्ची आपकी 10th में जिसको अच्छे मार्क्स आएगा और 11th में उसको कम आ गए, साथ में वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऐसा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेपर पैटर्न भी अलग है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आप कम मार्क्स लाओ यू बिकम कंफर्टेबल, कि नहीं कम आया तो चलेगा, आप मेहनत कर सकते हो, अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, कोई उसमें ये नहीं है। बट क्योंकि 11th इज काइंड ऑफ रेस्ट ईयर, तो कम भी आए तो उसका एंड रिजल्ट पे इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए लोग भी उसको शायद कि एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, हाँ ठीक है कोई नहीं, आगे कोई नहीं, इंपॉर्टेंट अपनी जो जर्नी है, प्रिपरेशन जर्नी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आई वुड से 12th वाला जो बोर्ड्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया रहता है 75% का, एंड वो आपको लाना ही है। राइट 75% का क्राइटेरिया आईआईटीज के लिए 75% है। इन बोर्ड्स क्या? इन बोर्ड्स। ओके
कि आपको एटलीस्ट 75% लाने होंगे, फिर आप एलिजिबल होगे। ओवरऑल जनरल के लिए 75% है। नहीं, ओवरऑल की कुछ सब्जेक्ट जैसे पीसीएम में 75 होने चाहिए कि जनरल 12? नहीं, टॉप 5 जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, पांचों सब्जेक्ट्स मिला के। ठीक है, तो अगेन उस पे आएंगे। 11th खत्म हो गया, अब 11th खत्म हो गया तो आपने कौन सी मतलब आपका डे कैसा रहता था? अगर आप एक टिपिकल डे बता सकते हो कि आप कैसा आपका डे रहता था दिन भर? अभी 11th में हमारी क्लासेस सुबह चलती थी, लाइक अराउंड 7 को स्टार्ट हो जाती थी। 7 से कभी कभी 1, कभी कभी 3 तक क्लासेस ही चलती थी 11th के एंड के आसपास। एंड आई वुड से कि मैं सुबह के 7 से 7 बजे तक हमारी कोचिंग में रहता था। एंड वहाँ पे लाइब्रेरी थी, तो क्लासेस के बाद में लंच करके वहीं पे पढ़ता था। ओके, सो मेरा दिन ऐसे ही गुजरा है कि 7 से 7 जाना है वहाँ पे और वापस आके सो जाना है। ओके, 7 to 7 सुबह 7 के रात के 7 बजे तक उधर ही रहते थे कोचिंग? 1.5 इयर्स वो किया है। एंड लास्ट के आई वुड से 4 महीने 7 to 9 हो गया था वो। 9 बजे तक आप इंस्टीट्यूट पे ही हो? मतलब सेंटर पर ही हो? हाँ, वहाँ पे लाइब्रेरी टाइप था, तो वहाँ पे पढ़ लेता था। वहीं पे पढ़ना है? हाँ, वहीं पे खाना ले जाओ साथ में, टिफिन ले जाओ, लंच वहीं पे कर लेना, लंच के बाद पढ़ने बैठ जाना। तो 7 to 2 कोचिंग होने का, 2 to 7 जो शाम के 7 बजे तक वहीं पे पढ़ाई करनी है। तो उसमें आपका जो होमवर्क है वो आ गया? कोचिंग का वर्क, कोचिंग की मॉड्यूल सॉल्व करना है, एंड कोई एक्स्ट्रा बुक्स जो भी आप कर रहे हो सब वहीं पे। अगले डे के लिए प्रिपरेशन हो सकती है या वैसे। तो इसमें ये तो हो गया, देखो 7 to 2 तो कोचिंग हो गया, तो उसमें जो कोचिंग जैसे सर पढ़ा रहे हो वो आप फॉलो करते हो। पर जब आप पढ़ रहे हो, जब आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, तो कोई स्पेसिफिक्स है जो आप बता सकते हो कि यार मैं ये चीज़ें फॉलो करता था? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो होती है कि जिसमें बोलते हैं कि 15 मिनट्स पढ़ो, फिर 1-2 मिनट का गैप लो, फिर 15 मिनट्स पढ़ो, फिर 1-2 मिनट, फिर 15 मिनट से 4 पोमोडोरो करो, फिर 1 घंटा होने के बाद में हाफ एन आवर का आप ब्रेक ले सकते हो। ऐसे पैटर्न में आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे आप जब पढ़ते थे तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे? मैंने ट्राई किया था 2-4 चीज़ें, बट मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा काम कर रही थी वो ये था कि 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, एंड देन आधे घंटे का ब्रेक लो। 3 घंटे पढ़ो, आधे घंटे का ब्रेक लो। ओके, दैट वाज माय थिंग कि ये चल रहा है मेरे लिए। तो ये कैसे डिसाइड किया 3 घंटे? 3 घंटे इसलिए क्योंकि ये जो जेई का फाइनल एग्जाम है दैट इज ऑफ 3 आवर्स, सो यू हैव टू मेंटेन 3 आवर्स का फोकस। वो हैबिट होनी चाहिए 3 घंटे बैठने की, 3 घंटे पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। तो आपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को सोच के आपने सोचा कि मैं 3 घंटा तो एक स्ट्रेच में बैठने की मुझे आदत लग जाए। तो ये आपने जब फर्स्ट डे इम्प्लीमेंट किया तब से होना शुरू हो गया था? नहीं, फर्स्ट डे नहीं, इट वाज ग्रेजुअली चालू हुआ था। तो कितने टाइम में हैबिट लग जाएगी? 1 महीने भर में हो जाता है? 1 महीना तो बहुत हो गया, 15 दिन में ही हो जाता है मुझसे। तो आपने स्टार्ट कैसे किया? पहले आधे घंटे से स्टार्ट किया, फिर 1 घंटा? पहले 1 घंटा, फिर उसको आधे घंटे से एक्सपांड किया, फिर आधे घंटे ऐसे हाफ आवर के आपने इंक्रीज करते करते आपको 3 आवर की आपने हैबिट बना ली। 2 हफ्ते आई वुड से इज मोर देन इनफ कि आप एडजस्ट हो जाते हो। हाँ। तो 3 आवर्स जो अभी आप पढ़ रहे हो उसमें 3 आवर्स में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? जैसे फिजिक्स तो फिजिक्स ही पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें भी आपने डिविजन्स कर लिए, मतलब बाइफरकेट किया? व्हाट आई वुड यूज्ड टू डू इज कि एक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, तो जब तक वो सब्जेक्ट से दिमाग ये नहीं हो जाता कि सैचुरेट हो गया, फिर सब्जेक्ट चेंज कर दो। ओके, सब्जेक्ट चेंज करना भी इस काइंड ऑफ अ ब्रेक, क्योंकि आपका दिमाग पूरा थिंकिंग चेंज हो जाती है। राइट। सो दैट इज आल्सो वे कि आप ब्रेक ले लो, सब्जेक्ट चेंज कर दो, क्योंकि आप बोर पढ़ाई से नहीं होते हो, आप सब्जेक्ट से बोर होते हो। अच्छा। सो दैट्स व्हाई आई वुड से कि इट इज आल्सो गुड टेक्निक कि आप डिसाइड कर लो एक सब्जेक्ट जितना हो रहा है उतना पढ़ लो, फिर सब्जेक्ट चेंज कर लो। हाँ। और आपने एक और चीज़ वापस पीछे जाऊंगा, पर जो आपने हाफ एन आवर का बात बोला कि मैंने हाफ एन आवर से स्टार्ट किया, अगर किसी को हाफ एन आवर भी ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है तो वो और छोटे से कर सकता है स्टार्ट, है ना? पर स्टार्ट करना ज़रूरी है। वो 10 मिनट हो सकते हैं, 20 मिनट हो सकते हैं, पर बैठना है। अब इसमें एक चैलेंज ऐसा आता है स्टूडेंट्स को, हम या मे भी जब प्रिपरेशन कराता है, जनरल भी हम कुछ भी पढ़ाई करते हैं, तो कि आपने जब एक सब्जेक्ट उठाया, उसको पढ़ना शुरू किया, अब होमवर्क कर रहे हैं, कुछ भी समझो आपने 10 क्वेश्चन लिए, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, चौथा नहीं हो रहा है, 5वां नहीं हो रहा है, 6वां नहीं हो रहा है, तो अब वहीं पे आप बोर हो जाते हैं, उसके आगे आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब ये हो जाता है यार नहीं हो रहा, फिर तो उसके बावजूद आप कंटिन्यू करते थे, तो कैसे? इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आपसे बेसिक वाले क्वेश्चंस नहीं हो रहे, हाँ, सो फिर आपको वापस आपका लेक्चर नोट्स उठा के देखने पड़ेंगे। राइट। और अगर आपके थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, सो दैट इज नेचुरल कि आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो तो नहीं होगे, आप डाउट्स पूछ सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है।
एंड अगर बहुत सारे ऐसे लाइन में नहीं हो रहे हैं हाँ, तो आपका हाँ। दिमाग सैचुरेट हो गया है, आप चेंज कर लीजिए सब्जेक्ट। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि लाइन से ही सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सब्जेक्ट चेंज करके चेक देखो क्या हो रहा है, तो ये ट्रायल आप कर सकते हो। हाँ। तो मतलब और दूसरा ऐसा कि आपने जो बोला कि दिमाग सैचुरेट हो जाता है, तो दिमाग सैचुरेट होने का मतलब क्या ये है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे इसीलिए सैचुरेट हो गया है, या मतलब आप सोच नहीं पा रहे हो इसलिए हो गया है, कि अब सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के आप बोर हो गए, वो एक टाइम आ गया है? लाइक वो डिपेंड करता है, आई वुड से कि बोर ही हो गए हो आप, लाइक हाँ। काफी समय कुछ भी रीजन हो सकता कुछ है, भी रीजन हो सकता है, बट अल्टीमेट साइन ये है कि अब बस अब नहीं हो पा रहा उससे। हाँ। अब वो ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे और आगे के, या फिर आप पढ़ते पढ़ते बहुत हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, अब दूसरा कुछ पढ़ता हूँ जस्ट फॉर चेंज ऑफ। लाइक वो इफिशिएंसी की पॉइंट है, आप अगर बैठे ही रहोगे तो आप सेम अमाउंट ऑफ टाइम में कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली। अगर दूसरा सब्जेक्ट लिया तो आपकी इफिशिएंसी बेटर हो जाएगी। राइट, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको ईगो पे लेके या थोड़ा इस पे लेके कि नहीं मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, उस पर बैठ के उस टाइम वेस्ट करने से बेटर है इट्स फाइन, नहीं हो रहा है तो इट इज़ फाइन, आप छोड़ दो, कल आप फिर से उसको क्लियर आउट कर सकते हो, तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाओ, ये कुछ और चीज़ पढ़ लो, है ना, ये एक चीज़ है। तो ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स करते हैं, ये नहीं करना है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है मुझसे तो नहीं हो रहा तो मैं तो इसको करके ही रहूंगा, जिद पे नहीं ईगो पे लेना इज लाइक वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन एन एग्जाम, या फिर प्रैक्टिस करते वक्त भी। हाँ, तो आपको सब्जेक्ट तब आप चेंज कर लेते हो, तो फिजिक्स से केमिस्ट्री पे चले गए। तो इसमें क्या आपने 3 आर में ऐसे बाइफरकेट किए थे आर्ली, कि वो कुछ टाइम फिक्स नहीं था? नहीं, टाइम फिक्स नहीं था, मुझसे कि चलते जाता था, लाइक इट वाज डिपेंडिंग कि मैंने स्टार्ट कब किया, तब से लेके 3 घंटे तक बैठना है। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले घंटे 2 1-1 घंटा तीनों का करना है, ऐसा कुछ नहीं, टाइम कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 2 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और आधा घंटा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 घंटे एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जब वो अच्छा लग रहा है, वो चल रहा है फ्लो में, तो वही चल रहा है। एक बार अगर आप फ्लो में आ गए तो इट इज लाइक गुड कि आप कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लो। हाँ, तो इम्पोर्टेंट ये, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि वो 3 घंटा वो स्ट्रेच में पढ़ना है। अब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं, टाइम के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें कोई वो नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि केमिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया, दैट इज फाइन, बट आप 3 घंटा पढ़ रहे थे कुछ ना कुछ, और बैठे नहीं थे सिर्फ एक क्वेश्चन को लेके, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, राइट। और फिर आप 3 घंटे का आधे घंटे का ब्रेक लेते थे। तो अगेन ब्रेक में कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ करनी चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं, जिसको जैसा है फ्री मूवमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, लाइक खा लो, कुछ खाना है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ वो सब। मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था तो मेरे साथ दोस्त होते थे, सो वी यूज्ड टू डिस्कस अमंग आवरसेल्व्स कि भाई क्या चल रहा है, बातें कर ली ऐसे इधर उधर की थोड़ी बहुत, या पढ़ाई की बातें कर ली, जो भी जिसको जैसा रिलीव करना, अल्टीमेटली वो एक आपका रिलैक्सेशन टाइम है। आपको जैसे रिलैक्स होना है, आपको जैसे रिलैक्सेशन आपको फील होता है, स्ट्रेस फ्री फील होता है, वो आप करो, है ना। और उसके बाद आप फिर वापस से पढ़ने चले जाते थे, और वैसे आप शाम के 7 बजे तक उसको करते थे। और फिर घर जाने के बाद में वहाँ से घर जाने के बाद लाइक इट वाज, मतलब फिर से पढ़ते थे कि अब दैट इज इनफ? नहीं, दैट वाज इनफ, 7 to 7 मैं वहीं पे पढ़ा हूं जितना। हाँ, बस घर आके देन यू हैव टू चिल। वो आप खाना खाओ, पेरेंट्स से बात करो, या फ्रेंड्स के साथ बात करो, बाहर चले जाओ, जो भी है। मैंने मतलब ट्राई भी किया था, घर पे आके भी ट्राई किया था बुक खोलने का, लेकिन फिर वो एफिशिएंटली नहीं होता है, वो लाइक बुक खुली रह जाती है। राइट। फिर वो उसमें कोई पॉइंट नहीं लगा वो कंटिन्यू करने का, तो फिर वो राइट किया नहीं, फिर वो कंटिन्यू नहीं किया, वहीं पे पढ़ना शुरू किया, वहाँ पे टाइम एक्सटेंड कर दिया, बस 9 बजे तक बैठने लग गया। तो यहाँ से क्या हम लोग एक चीज़ सीख सकते हैं कि जो लोग बोलते हैं, एक तो कोचिंग का आवर्स तो समझो 7 to 2, वो तो एक कितने हो गए, वो 7 आवर्स हो गए, राइट। 7 आवर्स का जो कोचिंग है वो तो छोड़ दो, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही आपके इसमें, है ना। उसके अलावा जो आप पढ़ रहे हो वो 10 घंटे वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेटर है कि एफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स पढ़ो। सही बात। क्वांटिटी पे फोकस मत करो कि आप 7 के ऊपर 10 घंटे पढ़ लिए और फिर 8 घंटे सोए, या 6 घंटे सोए, 8 घंटे पढ़ लिए, तो नंबर ऑफ आवर्स पे फोकस न करते हुए बेटर है कि एफिशिएंट आवर्स प्रोड्यूस करो आप, फिर भले वो 3 ही घंटे हो। एम आई राइट कि नहीं? क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी, है ना। तो इसमें बस एक और क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि अब मेरे लिए क्वालिटी टाइम ऑफ स्टडी इज ओनली 3 आवर्स, बट वो इनसफिशिएंट हो जाए इन टर्म्स ऑफ मतलब जो कवर करना है वो कवर नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो फिर पुश करना ही पड़ेगा, ऑप्शन में से आपको पुश करना है, आपकी लिमिट से पुश करनी है आपको कि आप कंप्लीट कर सके वो सिलेबस। मतलब नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एफिशिएंट स्टडीज 2 चीज़ से डिसाइड होंगे, एक कि आप उसमें एफिशिएंटली पढ़ रहे हो, मतलब वेस्ट नहीं कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो, और दूसरा कि आपका जो चीज़ आपने ऑब्जेक्टिव उस टाइम के लिए लिया है वो कंप्लीट भी हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि कब वो कंप्लीट नहीं हो रहा तो फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे ना, चीज़ें पीछे रह जाओगे। तो ये दोनों चीज़ के बेसिस पे आप वो एफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स आपके आप डिसाइड कर सकते हो। और घर जाने के बाद में इट वाज योर टाइम कि आप आपको जो भी पसंद आता है कीजिए। तो मतलब आपका डे अगर मैं देखूँ तो वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोचिंग आवर्स, फिर उसके बाद में स्टडी सेल्फ स्टडी आवर्स, और उसके बाद में रिलैक्स आवर्स भी अच्छे खासे हैं। इसके बाद में आप जब घर जाके थोड़ा और पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट स्टिल ऐसे ही अगर आप आंसर कर सकते हो तो, कि खाने में ऐसा कुछ स्पेसिफिक था क्या? कि आजकल कुछ रील के वीडियोस में देख रहा हूँ, जैसे आपने देखा होगा, आई डोंट नो, रियान फर्नांडिस करके उनका नाम है, न्यूट्रिशनिस्ट है वो बोलते हैं कि खाना मतलब न्यूट्रिशनिस्ट है तो वो बता दे कि आप ओमेगा 3 वगैरह जो चीज़ों से मिल रहा है अगर वो खाओगे तो आपका फोकस बढ़ता है। जैसे ड्रम स्टिक्स हो गया, या गूसबेरी मतलब आंवला, या फल्ली बोलते हैं, ऐसी चीज़ें खाओ तो उससे फोकस बढ़ता है, आपकी एनर्जी अच्छी रहती है, वेलबींग, बॉडी की वेलबींग, फिजिकल वेलबींग अच्छी रहती है। तो ऐसी कोई चीज़ आप फोकस कर रहे थे कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा फूड पे लाइक फूड वाज नॉट दैट थिंग, मतलब लाइक मैं घर पे था तो लाइक घर पे जो खाना बन रहा है वो खाओ बढ़िया अच्छे से, कोई उसमें टेंशन नहीं है वगैरह नहीं। अच्छा, और एक दूसरी एक अदर चीज़ है, पर मुझे जैसे आपका हेल्थ भी है, यू आर वेरी थिन भी नहीं बोलूँगा, बट एक राइट शेप में आप हो। नहीं तो जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स स्ट्रेस ईटिंग करके एक चीज़ होती है कि नहीं हो रहा है तो हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। जनरली भी हम लोग देखते हैं लाइफ में भी कि हम लोग स्ट्रेस में आ गए तो हम खा रहे भूख लगी नहीं है, बस स्ट्रेस है तो इसलिए खा रहे हैं। तो वो आपके केस में वो मुझे नहीं लगता, दिख नहीं रहा है वैसा कुछ था नहीं। ठीक है, कोई नहीं। तो एक चीज़ जो मैंने आपसे जो सीख सकते हैं हम लोग ये कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रखो आपका जो डे है, एकदम भी बस पढ़ाई ही करनी है 24 घंटे, 8 घंटे उसमें से निकाल दिया, सोने के 2-3 घंटे निकाल दिया, उसके अलावा जो टाइम बचा बस अब पढ़ना ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस क्लैरिटी थी दिमाग को कि लाइक इस टाइम पे ये करना है। हाँ। तो वो क्लैरिटी इज लाइक वन ऑफ द मेन फैक्टर्स की चल रहा है, वो फॉलो करते आ रहा है। राइट। और एक और लर्निंग क्या ये हो सकती है कि द डे वाज वेल प्लान्ड, पहले से वेल प्लान था कि ये टाइम पे ये होगा, ये टाइम पे ये होगा। इट वाज लाइक प्लान्ड, सही बात है। अब बोल सकते हैं सबकॉन्शियसली प्लान हो गया था, लेकिन प्लान था, प्लान एक दिमाग में है एक तरीके से। मतलब आपने वैसा वाला चार्ट नहीं बनाया जो चिपकाया हुआ कि इतने बजे, बट एक है कि ये टाइमिंग में ये मिस नहीं होगा ना। कोई भी डे जो आपकी जर्नी थी 2 साल की, उसमें ये एक भी दिन इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए। मतलब रिचुअल और डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम लोग इससे सीख सकते हैं कि डिसिप्लिन रहना, जो चीज़ हम लोग ने बोली है वो करते रहना कंसिस्टेंटली, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट्स। एम आई राइट? एक रिजल्ट्स तब तक मैटर नहीं करते जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया ना। वो कंप्लीट जर्नी है, जर्नी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। गिव अप करना का कोई मज़ा नहीं है, नहीं हो रहा है ठीक है, डिसिप्लिन फॉलो करते रहो, जो आपने बोला है वो करते जाओ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, है ना। अभी और जैसे आपने बोला तो फिर वो एक्टिविटी वाला टाइम 7 बजे के बाद का ही है, घर पे जाने के बाद में एक्टिविटी कर लो या फिर बात जो भी है वो उसके बाद में ही है ना। ठीक है, तो इस कोई बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ इसमें जो मैंने बोला ना बीइंग कंसिस्टेंट वाले में, इसका एक और फैक्टर है एक्चुअली। हमारे यहाँ पे जो लाइक शेड्यूल ऐसा था कि हमको जाने से पहले मैम, हमारी जो सेंटर मैनेजर थी, उनसे बात करके जानी होती थी एवरी डे। सो हमको हर दिन बताना भी है कि हमने आज ये किया है। अच्छा। एंड जो वो बातें होती थी कि आज ये किया, कल ये करेंगे, कल वापस मिलते हैं तो आज ये किया, कल ऐसा करेंगे। दैट वाज आल्सो क्लैरिटी मिल जाती थी दिमाग को कि कल अभी अपन को ये सब करना है, आज बस इतना ही हुआ, कल थोड़ा ज्यादा पुश करेंगे, ये सब कवर करेंगे। वो लाइक कंसिस्टेंट रहने में वो बहुत हेल्प हुई आपको कि कोई तो था पूछने वाला, या उस कोई तो था पूछने वाला, इन द सेंस ऐसा डिक्टेटरशिप टाइप नहीं, बट एक मेंटर बोल सकते हैं, मेंटर जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ पे वानी मैम नाम से उनका लाइक बहुत ज्यादा हेल्प था कि वो एवरीडे हमको बता रही थी कि ये कर लिया, वेरी गुड, अगर अच्छा किया होगा तो कॉम्प्लीमेंट भी कर रही है, थोड़ा बुरा हो गया है तो थोड़ा सा डांट रही है कि आप अगले दिन बेटर करो उससे अच्छा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि बुरा हुआ इसका मतलब ये भी नहीं कि आप शुगर कोट करो उसको, आप रियल पिक्चर भी देना जरूरी स्टूडेंट को। एट द सेम टाइम आप एकदम ओवर भी नहीं कर दो कि वो ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो जाए, सेल्फ डाउट में चला जाए। तो ये भी एक चीज़ थी जो प्लानिंग में हेल्प कर रही थी, आपका मेंटर का रोल। तो यहाँ से क्वेश्चन जो मुझे आ रहा है वो ये कि
मेंटर का आपके जर्नी में क्या रोल था जब आप डीमोटिवेट हो रहे थे? जैसे आपने बताया कि मैं एक्टिविटी कर रहा था या पेरेंट्स से बात कर रहा था, पर इसमें क्या मेंटर का भी कुछ रोल था? हाँ, मेंटर का भी क्या था वो, मतलब कैसे वो कर ऐसा रहे थे? होता है ना कि बहुत लाइक ऐसा नहीं है कि मैं रोज मम्मी पापा से बात कर सकता हूँ, हाँ, उनका भी हाँ, अपनी हाँ, लाइफ है, हाँ, उनका भी लाइक चलता रहता है कि यस 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 हर दिन तो मैं बात नहीं कर सकता। तो जब वो पॉइंट आता है कि यार अब लाइक लो फेज हो रहा है और मैं घर पे नहीं हूँ, मैं उधर लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, तो तब मेंटर से बात कीजिए। एंड फॉर्चुनेटली वो काफ़ी अच्छा गाइडेंस देते थे, सो उसने काफ़ी हेल्प किया जर्नी में। तो मतलब मेंटर वो ही आपके एजुकेशन, चलो वो तो मैनेजर ही थे, सेंटर हाँ। मैनेजर भी थे वानी मैम, इसीलिए। बट अगर वही फील्ड का मेंटर होता है तो उनको वो पता है चैलेंजेस, तो वो आपकी जो बातें वो जल्दी समझ पाएंगे कि आप क्या फेस, रादर देन पेरेंट्स। पेरेंट्स समझेंगे नहीं ऐसी बात नहीं, उनका भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो डेफिनेटली समझेंगे, बट क्योंकि ये अभी हर रोज़ स्टूडेंट से मिलते हैं, बात करें, उनको आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा एट द कोर जल्दी वो समझ पाएंगे, डायग्नोस कर पाएंगे और आपको आंसर्स कर पाएंगे कि क्या कर सकते हैं। इसलिए मेंटर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें ना। सही बात। क्योंकि और आपने देखा होगा कि अब आपकी जेई की जर्नी खत्म हो गई, आपने सुना होगा कि आजकल कोटा में या इन जनरल भी एग्ज़ाम की पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है बच्चों पे, क्योंकि इतनी चैलेंजिंग एग्ज़ाम भी है, तो वो सुसाइड्स कर रहे हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए, चलो आपने वो फेस नहीं किया, पर क्या आप इस पर कुछ बता पाओगे, या आपने कुछ देखा या कुछ, या आपको क्या लगता है इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? जो एग्जाम का जो प्रेशर है, आई वुड से कि बहुत लाइक बच्चे ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं उसको। लाइक दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डे ना। लाइक तुम्हारी जेई नहीं भी निकली तो तुम्हारे पास ऑप्शंस है आगे जाके। लाइक इट्स नॉट लाइक कि नहीं ही होगा। राइट। एंड आई वुड से कि वो थोड़ा ज़्यादा दिमाग पे लेना भी नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड नॉट गुड फॉर यू ओनली। बट वो आ ही जाता है, तो उसको कैसे मतलब उसको आ ही जाता है, मतलब टेंशन आ ही जाएगा, तो उसको कैसे करने का लाइक ऐसा कोई लाइक एक सिंगल तरीका तो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। इट इज़ लाइक कि यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई स्ट्रेस है एंड यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ कि मैं कैसे इसको कम करूं। अच्छा, डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ, बहुत ज्यादा पर्सनली मत ले लो। हाँ, लाइक सुसाइड करना इज लाइक एक्सट्रीम केस। एक्सट्रीम, यस यस, इसीलिए हाँ, इट इज लाइक इतना स्ट्रेस मत लो यार। लाइक टेक इट एज अ एग्जाम। मेरी एबिलिटीज चेक हो रही है, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ डिसाइड हो रही है, नहीं। योर एबिलिटीज आर बीइंग टेस्टेड एंड इफ यू डू वेल, तुम्हारी लाइफ कुछ आगे, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होगी। और तुम नहीं भी करते हो तो भी वो अपॉर्चुनिटीज एक्सेप्ट, मतलब कोई ना कोई तरीका तो और भी चीज़ें हो सकती है उसी जगह पे पहुंचने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं, अब मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, बट स्टिल बहुत ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो आज के टाइम में बहुत कम उतना एजुकेटेड तो नहीं बोलूँगा, पर कम क्वालिफाइड है, बट वो फिर भी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा। ये ध्यान में रख सकते हैं हम लोग कि ठीक है, इट्स फाइन, हम लोग को कम मार्क्स आ गए, हम लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ठीक है, बट आप क्या हम लोग इसको ऐसे हैंडल कर सकते हैं, मुझे बताना कि हम टेस्ट में परफॉर्म नहीं करें, वहीं से हमें पता चल रहा ना कि हमारी कैपेबिलिटी शायद हम लोग डाउट करना शुरू करें। तो उसको ऑब्जेक्टिवली अप्रोच करो उस प्रॉब्लम को, रादर देन इमोशनली कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है ना। प्रैक्टिकली सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है। लाइक इमोशंस पे ले लिया, ईगो पे ले लिया, तो फिर वो ऐसा है कि फिर वो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, और वो घूमते रहेगा। इसीलिए भी आपने जो बोला, अगर वो हो भी रहा है, तो आप किसी से बात कर लो, किसी मेंटर के पास चले जाओ, वो आपको जल्द बेटर समझा सकते हैं। पेरेंट्स, दोस्त, कोई भी, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो और रिस्टार्ट करो। पर रिस्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे छोड़ा वहाँ से आप कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो सेम रिजल्ट आएंगे। तो वो चेंजेस करने के लिए आप मेंटर के पास जा सकते हो कि मुझे बताओ कि टेक्निकली इसमें क्या चेंजेस मैं करूँ तो मुझे अच्छे रिजल्ट है, राइट। लाइक प्रैक्टिकली देखो, आपकी प्रॉब्लम के रूट पे जाओ एंड इमोशनली लेने के बजाय आप टेक्निकली देखो कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रही होगी, इसलिए तो प्रॉब्लम आ रही है। गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। लेट्स से 100 क्वेश्चन थे, 100 के 100 रॉन्ग हुए, फाइन, बट गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। मैंने एक चीज़ सीखी थी मेरे जॉब में, उस 6 सिग्मा करके एक चीज़ होती है, उसमें वो होता है वाई एनालिसिस। ओके, वाई एनालिसिस का मतलब है कोई भी एक प्रॉब्लम ले लो कि लेट्स से ये क्वेश्चन है, हर चीज़ पे आपको वाई पूछते जाना है खुद को। अच्छा, कि ये क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ, वाई वॉज इट रॉन्ग। फिर आप बोलोगे अरे यार मैंने इसको ये मार्क गलत कर दिया था, या फिर मैंने घाई जल्दी कर दी, तो फिर से क्वेश्चन पूछो, वाई डिड यू मार्क दैट क्वेश्चन रॉन्ग, क्यों आपने क्यों गलत किया ये क्वेश्चन। ऐसे वाई पूछते जाओ जब तक आपको रूट कॉज नहीं मिलता।
और जब आपको रूट कॉज मिल जाएगा वो है जहाँ पे आपको काम करना है। सही है। ऐसे तो आप उसको टेक्निकली अप्रोच करो, एक ऑब्जेक्टिवली अप्रोच करो, है ना, तो आप बेटर सॉल्यूशंस ढूंढ पाओगे, क्योंकि इट इज अ बेटर मेथड टू फाइंड द रूट प्रॉब्लम। हाँ, तो एक मेथड होनी चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी, कि क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो अब हम लोग ने ये तो कर ली। अब मुझे एक और चीज़ जो पूछनी है वो ये कि क्या आप थोड़ा मटेरियल पे बात कर सकते हो, कि जैसे पढ़ने वाला जो मटेरियल हम रेफ़र कर रहे हैं, कि जो पढ़ने वाला मटेरियल रेफ़र कर रहे हैं हम लोग, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी देते हैं और उसके अदर देन भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। जैसे चलो HC वर्मा वगैरह तो एक स्टैंडर्ड बुक्स हो गए, बट अदर देन दैट भी तो जो समझो कुछ फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है वगैरह वगैरह, या फिर तो मुझे ये समझना है कि कोचिंग का जो मटेरियल होता है वो क्या सफिशिएंट है ज़्यादा? लाइक इट डिपेंड्स कि तुम्हारे अभी कोचिंग का मटेरियल जनरली सफिशिएंट होता है। हाँ। ऐसा होता है कि बच्चे कंप्लीट करते हैं पहले, लाइक हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको पहले कोचिंग का मटेरियल ही करना है। अगर आप कोई कोचिंग में हो तो आपको उसी का मटेरियल करना है। अगर आप नहीं हो, लाइक कोई दूसरे तरीके से कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई कोचिंग का मटेरियल उठा के करना है, क्योंकि इट गिव्स यू ओवरऑल आइडिया ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। जो भी क्वेश्चंस आने वाले उसका ओवरऑल आइडिया मिल गया, उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स पे जाते हो। जनरली इनफ होता है कोचिंग का मटेरियल, लेकिन बच्चों के पास टाइम होता है, इसलिए वो बेटर रैंक लाने के लिए या फिर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए चलते रहता है। इसमें एक जो मुझे थोड़ा याद आ रहा है, मुझे पता है वो ये, जैसे अब हम HC वर्मा करेंगे, फिर हैलिडे रेसनिक क्रेन आ गई, फिर इरोडोव आ गई, तो ये जो ग्रेजुअल लेवल इंक्रीज हो रहा है। इरोडो मतलब एक ऑथर है, बुक के ऑथर है, फिजिक्स के बुक के ऑथर, जैसे HC वर्मा है। हैलिडे रेसनिक क्रेन जो है ये भी एक ऑथर है, ये ऑथर के नाम है फिजिक्स के बुक्स के। तो इनको इवेंचुअली ऐसा इरोडो लेवल पे जब हम चले जाते हैं, वो जब बुक सॉल्व करे ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम है। तो मुझे ये पूछना है कि कहाँ पे रुकना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं है, आप टेस्ट तो करके देख लो खुद को, ज़्यादा से ज़्यादा पता ही चलेगा। आई वुड से आपको रुकना कहाँ पे, आपको PYQ से पता चलेगा। राइट। यू हैव टू लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देखते जाओ उनका लेवल क्या है और मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उनका लेवल क्या है। राइट। आपको उससे मैच करना है। यस। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे आपने कोचिंग का मटेरियल कर लिया, अब आपको सप्लीमेंट बुक जैसे HC वर्मा आपने कर रहे हो, अब आपको समझना है कि क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, तो कौन सी लेवल पे रुकना है, तो वो जैसे आप बता रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, समझ लो कि कौन सी लेवल पे वो चैप्टर के क्वेश्चन जा रहे हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। अब उसके ऊपर जाना है तो इट इज़ फाइन, इट इज़ योर चॉइस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग 100 मीटर की रेस हमको भागनी है, तो हम 200 मीटर की प्रैक्टिस कर दें, ताकि हम लोग के लिए 100 मीटर की रेस आसान हो जाए। तो वो है, तो वो अब आपका चॉइस है कि आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो इट इज़ नथिंग लाइक इट इज़ बेटर। नहीं भी करोगे तो वो आपको टेस्ट दे के चेक करना पड़ेगा कि इज दिस सफिशिएंट फॉर मी और नॉट, है ना। जनरली बच्चे वही करते हैं कि आप जो हार्डर क्वेश्चंस है, जो एडवांस, अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस से भी जो टफर साइड पे बुक्स आती है, जैसे इरोडोव हो गई आपने, राइट। बाकी फिजिक्स की एक और बुक है SBT, शशि भूषण तिवारी जी की बुक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ये आपको लाइक एडवांस से भी ऊपर की लेवल पे टेस्ट करती है। इससे आपका एडवांस का पेपर सॉल्व करना बेटर हो जाता है कंपैरेटिवली। ओके, मतलब आप इरोडोव लेवल या ऐसे जो लेवल पे आप अगर जाते हो तो आपके लिए वो आसान हो। जैसे मैंने बोला कि 200 मीटर वाला जो एग्जांपल दिया, सिमिलर है ना। तो फिजिक्स के लिए क्या आप बता सकते हो कि कौन से अदर देन कोचिंग क्या रेफरेंस बुक्स है जो आपने रेफर की? मैं एक काम करता हूँ, मैंने जो सॉल्व किया वो लेवल में बताता हूँ। अगर फिजिक्स की बात करें तो मैंने सबसे पहले तो कोचिंग का मॉड्यूल किया, उसके बाद HC वर्मा किया, एंड इट इज काइंड ऑफ लाइक बाइबल, राइट, वो करनी है। एंड HC वर्मा के बाद मैंने SBT किया। SBT मतलब शशि भूषण तिवारी जी की बुक है, फिजिक्स की, 2 वॉल्यूम की है, काफ़ी बढ़िया है। उसमें एडवांस लेवल टच होता है। ओके। इसके पहले मैंने पाथफाइंडर ट्राई की थी, इरोडोव ट्राई नहीं की है, तो आई डोंट हैव जनरल आइडिया उसका। ठीक है। पाथफाइंडर ट्राई की थी, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इट इज़ ओलंपियाड लेवल की। सो वो जितनी सॉल्व हुई बस उतनी की है। ठीक है। जो नहीं हुआ तो फिर वो रख दिया। पर ये नहीं करना है कि क्योंकि कोई एक टॉपर है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एग्जाम में और वो ये बुक सॉल्व कर रहा है, तो उसके स्टेप्स यही होने चाहिए। स्टेप्स होने चाहिए, ग्रेजुअली बढ़ना है। पहले कोचिंग का मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो पहले वही करो पहले, उसके बाद ऊपर की ये नहीं करना है कि अब HC वर्मा पहले कर लेता हूँ क्योंकि वो नहीं, आपको स्टेप्स फॉलो करना है, जल्दी गहाई गड़बड़ करनी नहीं है। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा, ये 50% हुआ, वो 50% हुआ, कंप्लीट कुछ नहीं हुआ। राइट। मैथ्स के लिए बता सकते हो कि कौन सी बुक्स? मैथ्स के लिए कोचिंग मटेरियल तो सबके लिए बाय डिफॉल्ट है पहले, बाय डिफॉल्ट है। फिर मैथ्स का कैसा है, कोचिंग मटेरियल जनरली काफी वेल बिल्ड होता है, सो इट कवर्स ऑलमोस्ट
लॉट ऑफ थिंग्स। फिर उसके लिए सीधा एडवांस पे जंप कर किया था मैंने, हाँ, एंड मैंने ब्लैक बुक नाम से एक बुक फेमस अच्छा, है वो की सॉल्व की थी। ओके ओके। अगेन जैसा आप बोल रहे हो कि इवन आपको क्या रैंक 200 एंड आपकी 217 रैंक अगर कोई किसी को आई है और वो अगर बोल रहा है कि जब वो इरोडो लेवल या इसी लेवल की बुक भी जब वो सॉल्व कर रहे हैं तो वो ये चीज़ का डाउट नहीं ले रहे हो आप कि मेरे से कितना हो रहा है, आप बस कर रहे हो, जितना हो गया उतना अच्छा है, अपना बेनिफिट ही, जितना नहीं हुआ उसको सीख लिया कि कैसे सॉल्व किया, राइट? सही बात। और केमिस्ट्री के लिए अगर आप बता सकते हैं? केमिस्ट्री के लिए तो अब वो केमिस्ट्री भी 3 भाग में डिवाइडेड है। ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक की अगर आप बता दो कि कितने पार्ट है और फिर उसके बुक्स। हाँ, केमिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट्स है, एक ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया और फिजिकल हो गया। अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो MS चौहान सर की बुक है, वो लाइक कवर कर देती है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर कर देती है, सो इट इज़ वेल एंड गुड। बाद में इनऑर्गेनिक की बात करें तो एन अवस्थी नाम से बुक है, वो प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। उसके बाद एक और बुक आती है NK नाम से, आई डोंट रिमेंबर द फुल फॉर्म एक्चुअली, बट NK नाम से आप देख लीजिए, वो काफ़ी बढ़िया है। एंड बचा गया अपना फिजिकल, ओह सॉरी मैंने इनऑर्गेनिक बोल दिया, कोई नहीं, ये फिजिकल की बुक्स थी। अच्छा अच्छा। एंड इनऑर्गेनिक के लिए VK जायसवाल नाम की बुक आती है, दैट इज़ लाइक गुड इनफ फॉर। ठीक, तो हम लोग ने बुक्स तो कवर कर ली कि हाँ। कौन सी बुक्स के लिए प्रिपरेशन करना है। अब आते हैं हम लोग की एग्ज़ाम डे स्ट्रेटेजी क्या क्या होती है, अगर आप वो बता दो कि आप एग्ज़ाम डे के लिए क्या आपने स्ट्रेटेजी क्या क्या फोकस किया था कि ये चीज़ें करनी। एग्ज़ाम के पहले आई वुड से कि वो मेंस या एडवांस उस पर डिपेंड करता है मेजर, लाइक दोनों काफ़ी डिफरेंट एग्जाम्स है। सो मेंस के लिए तो बेसिकली मैंने क्या किया था, कंप्लीट सिलेबस लगता है मेंस में, आर्टिफिशियल प्रिपरेशन लगता है, ऊपर ऊपर से देखना सब। सो आई वुड से कि तब फार्मूलाज रिवाइज कर रहा था आखिरी दिन पे मेंस के लिए। एंड एडवांस की अगर बात करें तो जब तक तुम्हारा एडवांस का टाइम आता है यू हैव स्पेंड 2 years ऑन दैट, राइट। सो मैंने लाइक हमारा 21 को मेरे लास्ट मॉक टेस्ट दी थी मेरी, और उसके बाद 25 या 6 को मेरा पेपर था। उसके बीच में आई डिडंट डू एनीथिंग, लाइक जस्ट रिलैक्स्ड। 21 को पेपर देने के बाद वो वेरीफाई किया, उसको क्रॉस चेक किया, एंड दैट वाज इट। एंड आखिरी दिन पे बस मैंने एक डायरी बनाई थी अपनी छोटी सी, उसमें मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे थे पूरे 2 साल में कि ये क्वेश्चन मैं एक बार देख लूंगा एडवांस के पहले। आखिरी दिन मैंने 3-4 घंटे में वो सारे क्वेश्चंस देख लिए, एंड दैट वाज इट। और बाकी टाइम मैंने बस रिलैक्स किया था। ओके, आप कोई जनरली ऐसा बता सकते हो कि ये कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं, कॉमन ये मतलब होती है, तो ये अवॉइड कर लोगे तो बेटर है, जैसे आपने करी थी? आई वुड से कि पैनिक करना इज लाइक वन ऑफ मोस्ट, जो हर कोई करता ही है। आपको पैनिक नहीं करना है पेपर में, आपको लाइक अगर क्वेश्चंस नहीं जम रहे हैं ना तो जो भी सबसे ईजीएस्ट है उस पर जंप कर दो, ये मत सोचो कि नहीं जम रहा है कुछ। नंबर 1 थिंग तो वो बोलूँगा मैं। और अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने बोला मेंस के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कंप्लीट सिलेबस नहीं कवर करते, 70% 60% करते हैं, एंड उसमें उनका टाइम अप हो जाता है। सो आई वुड से कि अगर आपका प्रिपरेशन 100% नहीं हो रहा है मेंस के पहले, तो आपकी जो बुक्स है ना, आप एडवांस लेवल पे जा रहे हो वो कम कर दीजिए, लेकिन कंप्लीट कवर कीजिए। पहली मेंस के पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करना ही है। आज हम लोगों ने IIT प्रिपरेशन के हैक्स, एक AIR ऑल इंडिया रैंक 217 से डायरेक्टली बात करके समझे कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, हम लोग इसमें से क्या सीख सकते हैं। ये एक पार्ट था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया और आपको और कुछ जानना है IIT के प्रिपरेशन के बारे में या कुछ भी JEE के बारे में, तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्वेश्चंस आपको हम ज़रूर आंसर करेंगे। और अगर आप प्रेषित से फिर से बात करना चाहते तो कमेंट करना JEE। हम लोग एक दूसरा पार्ट लाएंगे जिसमें हम IIT इंस्टीट्यूट में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में, मतलब IIT के बारे में और बात करेंगे। ये प्रिपरेशन के बारे में था, तो JEE कमेंट करना कमेंट सेक्शन में और हम लोग इसका पार्ट 2 लाएंगे। थैंक यू।